हेलो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम शिक्षण अधिगम के नवाचारों के बारे में जानेंगे। शैक्षिक नवाचार का अर्थ। नवाचार वे परिवर्तन है जो पूर्व स्थित विधियों और पदार्थों आदि में नवीनता का संचार करे। अंग्रेजी भाषा का इनोवेशन शब्द इनोवेट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है नवीनता लाना या परिवर्तन लाना। नवाचार का अर्थ हुआ वे परिवर्तन जो नवीनता लाए। परिभाषाएं। वर्तमान समय में शिक्षा में जो क्रांति उत्पन्न हुई है वह नवाचार शब्द की ही देन है। आज शिक्षण विधियां एवं शिक्षण प्रविधियों में अनेक प्रकार के नवाचारों का समावेश हुआ। वे शैक्षिक नवाचार को ही प्रदर्शित करता है। शिक्षा जगत में नवाचारों को विद्वानों द्वारा निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया गया है। E.M. रोजर्स के शब्दों में नवाचार वे विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचारों के रूप में करे। H.G. वॉर्नेट के शब्दों में नवाचार एक विचार है, व्यवहार है, अर्थात पदार्थ है जो नवीन है और वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। नवाचार की विशेषताएं। नवाचार का संबंध नवीन तकनीक एवं नवीन ज्ञान से होता है, जिसका प्रयोग शिक्षक द्वारा शिक्षण प्रक्रिया में किया जाता है। शैक्षिक नवाचारों में क्रियाशीलता एवं प्रायोगिकता की प्रवृत्ति विद्यमान होती है। शैक्षिक नवाचार का संबंध प्रमुख रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी एवं रुचिपूर्ण बनाने से है। नवाचार के द्वारा वर्तमान शैक्षिक परिस्थितियों में सुधार लाने का प्रयत्न किया जाता है। शैक्षिक नवाचार द्वारा नवीन शैक्षिक तकनीकों को विद्यालय तक पहुंचाया जाता है। शैक्षिक नवाचारों में उन नवीन तकनीक का प्रयोग होते हैं जो छात्रों के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। ये प्रयासपूर्ण किया जाने वाला कार्य है। पर्यावरण शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, लिंग भेद का निवारण, संवेदीकरण, सामाजिक समानता के अवरोधों की समाप्ति आदि 21वीं शताब्दी की चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक है। इन समस्याओं के प्रति छात्र छात्राओं को प्रारंभिक कक्षाओं से ही संवेदनशील बनाना अपेक्षित है, जिसके लिए संकल्पना की पद्धतियों को अपनाना है। शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करती है। वास्तव में शिक्षा को भावी जीवन के लिए तैयार करती है तथा बालक अपने बाल्योत्तर जीवन सुख शांति व सफलतापूर्वक जीवन मानवता व राष्ट्र के लिए कुछ कर सके, इस अवधारणा को मजबूत करती है। बालक भविष्य के लिए तैयार है, इसलिए आवश्यक है कि भविष्य में आने वाली समस्याओं, विद्याओं व आवश्यकताओं को ध्यान रखकर नवाचार का क्षेत्र निर्धारित किया जाए। शैक्षिक नवाचार एवं शिक्षण अधिगम में संबंध। शिक्षण कार्य किसी भी देश के विकास तथा उन्नति के लिए तकनीकी आधार है। शिक्षण के माध्यम से छात्रों में अप्रेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन करने के लिए पृष्ठपोषकों के संप्रत्यय का ज्ञान प्राप्त कर विविध युक्तियों तथा विधियों का उपयोग किया जाता है। अध्यापन कार्य शिक्षा में अंतःक्रिया विश्लेषण एवं मुख्य तत्व है। वस्तुतः अध्यापन कार्य में अंत प्रक्रिया तथा उसका विश्लेषण अध्ययन के साथ साथ चलता है। इसमें शिक्षण का आधार, उद्देश्य, स्तर, क्रियाएं, शिक्षण एवं शासन व्यवस्था तथा शिक्षण के स्वरूप के अनुसार होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षकों के अंदर बालकों के प्रति बालकों का अभिप्राय बालक व बालिका दोनों से है। एक पुरानी धारणा थी कि बालक एक खाली गड़ा है यानी कोरी स्लेट है, बालक एक कच्ची मिट्टी का गड़ा है आदि। इसका अभिप्राय ये था कि जब बालक विद्यालय में प्रथम बार नामांकन हेतु आता है तब वह कुछ नहीं जानता, अर्थात खाली गड़ा होता है। शिक्षक को उस खाली गड़े में ज्ञान भरना है। लेकिन अब यह अवधारणा खंडित हो गई है। विद्यालय में प्रथम बार नामांकन है तो आया बालक खाली गड़ा या कोरी स्लेट नहीं है, वह अपने से बहुत कुछ सीख कर आता है तथा बहुत कुछ जानता भी है। इसलिए अध्यापक से बच्चे के साथ खाली गड़े जैसे व्यवहार करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बल्कि उसे नए प्रकार से बालकों के प्रति सोचना होगा और तद अनुसार शिक्षण प्रक्रियाओं को अपनाना होगा। ये बालक के प्रति नवाचार होगा जिसे शिक्षा में लागू किया जा रहा है। परंपरागत पाठ्यक्रम में जो विषय या अवधारणा विद्यालय पाठ्यक्रम में रखने से वर्जित रहे और उससे परहेज किया जाए, जैसे जनसंख्या शिक्षा, यौन शिक्षा आदि, इन अवधारणाओं को अब पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जा रहा है, जिसके लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में व्यापक चर्चा की गई है तथा अनेक गैर परंपरागत विषय पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जा रहे हैं। शिक्षा का संचालन शिक्षा विद्याओं पर आधारित होता है। परंपरागत शिक्षण विद्याओं में प्रवचन, लेक्चर आदि आते हैं, जिसमें अध्यापक व पाठ्यक्रम मुख्य रहता है। अब इन विद्याओं के स्थान पर खेल पद्धति, करके सीखे, भ्रमण प्रयोग आदि पद्धतियों का नवाचारी प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें छात्र अधिक सीखता है। इससे अब शिक्षक की भूमिका ज्ञानी विद्वान अभिभावक की न रहकर छात्रों का अनुभवी एवं वरिष्ठ मित्र, सलाहकार व सुविधाकार की भूमिका हो गई है। अब विद्यालय में दंड तथा अनुशासन के नाम पर स्थापित बेग का वातावरण समाप्त हो गया। अब छात्र की क्षमता एवं आवश्यकता के अनुसार शिक्षण विधियों को अपनाकर नवाचारी प्रयोग किए जा रहे हैं, जिसमें बहुश्रेणी एवं बहुकक्षा शिक्षण सम्मिलित है। शैक्षिक नवाचार SIQ, दीक्षा, स्माइल, ई कक्षा प्रोजेक्ट, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, शिक्षा में बढ़ते कदम, नो बैग डे, टीचर सपोर्ट्स मटेरियल, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र,
इसमें सबसे पहले हम SIQ के बारे में जानेंगे, जो 2015-16 में शुरू की गई थी। SIQ का पूरा नाम स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी एजुकेशन, जिसका अर्थ है राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहल। ध्येय या वाक्य नारा, सब बच्चे सीख सकते हैं और सब शिक्षक पढ़ा सकते हैं। SIQ की पृष्ठभूमि, SIQ के उद्देश्य, संचालन और क्रियान्वयन के बारे में जानेंगे। SIQ की पृष्ठभूमि, RT एक्ट 2009 के अनुसार बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु राजस्थान में CCE कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रोमाइज इवोल्यूशन की शुरुआत मई 2010 सत्र 2010-11 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2 जिलों जयपुर के 20 स्कूल और अलवर के 40 स्कूलों के 60 स्कूलों में की गई थी। इसके बाद इसे संपूर्ण राज्य में सत्र 2015-16 में चरणवार लागू किया गया। NCF 2005 में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE प्रणाली लागू करने का सुझाव है। RT एक्ट 2009 की धारा 24 में शिक्षक के दायित्व की चर्चा करते हुए गतिविधि आधारित शिक्षक कराने की उपेक्षा की गई है। RT एक्ट 2009 की धारा 29 में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया की बात कही गई है। संचालन, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर। SIQ योजना वर्तमान में राज्य सरकार के समन्वित विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालय कक्षा 1 से 10 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 1 से 12 और आदर्श विद्यालयों में लागू है, जहां पर कक्षा प्रथम से पंचम तक इस परियोजना के दायरे में है। ये कार्यक्रम कक्षा 1 से 5वीं तक के लागू कर दिया गया है, जो पहले कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए बनाया गया था। राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों की कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफल, लर्निंग आउटकम्स के अनुरूप शैक्षिक स्तर उन्नयन के उद्देश्य से SIQ कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, जो कि CCE का ही परिवर्तित रूप है। इसके तहत बाल केंद्रित शिक्षण CCP, गतिविधि आधारित शिक्षण ABL तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE प्रक्रिया को अपनाया गया। अब इससे FLN कार्यक्रम को भी शामिल कर लिया गया है। इसके द्वारा राज्य में शिक्षकों की क्षमता संवर्धन प्रक्रिया को अपनाया गया है। SIQ के उद्देश्य, बाल केंद्रित शिक्षण के द्वारा बालक को सीखने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाना, कक्षा 1 से 5वीं तक के अध्ययनरत विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में गुणात्मक वृद्धि करना, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर, आनंदमय एवं प्रभावी बनाना, ज्ञान को स्थायी एवं प्रभावी बनाते हुए प्राथमिक शिक्षा की नींव मजबूत करना, बच्चों में परीक्षा के भय को दूर करना, बच्चों में सृजनात्मकता एवं मौलिक चिंतन का विकास करना, बच्चों की प्रगति को अभिभावकों के साथ नियमित रूप से साझा करना, बच्चों में गुणात्मक विकास के साथ साथ नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि करना, बच्चों में पर्याप्त अवसर प्रदान करने हेतु उन्हें संज्ञानात्मक एवं व्यक्तित्व विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना, बच्चों के अनुरूप शिक्षण योजना अनुसार शिक्षण करते हुए शैक्षणिक प्रगति को दर्ज करना। SIQ में शिक्षक के दायित्व, बच्चों की नियमित उपस्थिति के लिए अभिभावकों को प्रेरित करना, CCP के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया संपन्न कराना, आधार रेखा मूल्यांकन यानी पदस्थापन कर समूह के अनुसार शिक्षण आकलन योजना बनाना, क्लासरूम में योजना के अनुरूप शिक्षण सुनिश्चित करते हुए समीक्षा एवं सतत आकलन करना, बच्चों की शैक्षिक प्रगति को निर्धारित दस्तावेजों पोर्टफोलियो में नियमित दर्ज कर अभिभावकों में साझा करना, प्रत्येक टर्म में कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान 2 बार रचनात्मक आकलन तथा प्रत्येक टर्म की समाप्ति पर एक योगात्मक आकलन करना। SIQ का क्रियान्वयन, कार्यक्रम का क्रियान्वयन संयुक्त रूप से निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद RCSC जयपुर तथा RSCRT उदयपुर के माध्यम से किया जा रहा है। राज्य स्तर पर SIQ के सफल संचालन के लिए राज्य व जिला स्तर पर समितियों का गठन किया गया, जो इस प्रकार है। परियोजना संचालन समिति, ये समिति SIQ की अपेक्स बॉडी यानी सर्वोच्च निकाय है। राज्य स्तर पर शीर्ष नीति निर्माता निकाय है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का आयुक्त इसका अध्यक्ष होता है और 7 अन्य सदस्य होते हैं। इसमें माह में 3 बार बैठक होती है। राज्य कर्मचारी समूह SWG SIQ का क्रियान्वयन करने का दायित्व इस कमेटी का है। इसका अध्यक्ष राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का अतिरिक्त आयुक्त होता है। 7 अन्य सदस्य होते हैं। इसकी बैठक 2 माह में 1 बार होती है। त्रैमासिक रिपोर्ट PSC को प्रस्तुत करती है। राज्य शैक्षिक समूह SAG ये राज्य भर में SIQ से संबंधित तकनीकी और शैक्षिक पहलुओं पर राज्य स्तरीय संस्थाओं की मदद करती है। इसका अध्यक्ष RSCRT का निदेशक होता है तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं। बैठक 2 माह में 1 बार होती है। जिला स्तर पर जिला कोर ग्रुप
जे। जिला स्तर पर एसआईक्यू का क्रियान्वयन तथा मॉनिटरिंग का कार्य करना, इसका अध्यक्ष डीईओ माध्यमिक वर्तमान एससीडीईओ है तथा 5 अन्य सदस्य होते हैं। जिला अकादमिक समूह डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप डीआरजी। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यम की अध्यक्षता में एक कमेटी जिला अकादमिक समूह का गठन किया जाता है। इस समूह का कार्य डाइट प्राचार्य व अच्छे शिक्षकों के समूहों द्वारा जिले में होने वाली विषय आधारित कार्यक्रमों का अवलोकन करना, आदर्श विद्यालयों की मॉनिटरिंग करना तथा कक्षा प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने का निर्देश देना व प्रावधान करना है। अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक एसआईक्यू का जिले का नोडल अधिकारी होता है। एसआईक्यू के आधार स्तंभ। एसआईक्यू को अच्छे से समझने के लिए हमें सीसीपी, एबीएल तथा सीसी को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये तीनों पक्ष अपना में एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं और एक दूसरे के बिना पूर्ण रूप से साकार भी नहीं हो सकते। वर्तमान 2022 में एफएलएन को भी शामिल कर लिया गया। एसआईक्यू सीसीपी प्लस एबीएल प्लस सीसीई प्लस एफएलएन। सीसीपी चाइल्ड सेंट्रेड पेडागोजी, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों के अनुभवों, उनके विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास व अभिरुचियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को नियोजित करने की आवश्यकता होती है। बालकों को उसके परिवेश से जोड़कर सीखना चाहिए। बालक में खोजने की जन्मजात मूल प्रवृत्ति पाई जाती है। शिक्षक को इस मूल प्रवृत्ति को विकसित होने के अवसर देना चाहिए। शिक्षण योजना उस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि गतिविधि में बच्चों के अनुभवों को शामिल किया जा सके। उस विषय पर चिंतन की प्रक्रिया में उनके विचारों को प्राथमिकता दी जाए। इसमें शिक्षक बालकों के सीखने के लिए ऐसी परिस्थिति बनाते हैं जिससे बालक नए अनुभव व उदाहरणों को अपने पहले के अनुभवों व ज्ञान से जोड़ पाते हैं, नया जानने के बारे में जिज्ञासु रहते हैं, प्रश्नों के उत्तर खोजने को तत्पर रहते हैं। एबीएल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि आधारित अधिगम। ये कार्यक्रम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गतिविधि के माध्यम से बच्चों को सीखना सुनिश्चित किया जाता है। इस प्रक्रिया की मुख्य आधारभूत मान्यता यह है कि प्रत्येक बच्चा महत्वपूर्ण है। प्रत्येक बच्चे के सीखने की अपनी गति होती है, स्तर होता है। बच्चे के साथ उसकी गति और उसके स्तरानुसार गतिविधियों के माध्यम से सीखने सिखाने की प्रक्रिया की जाए तो बच्चे का सीखना सुनिश्चित होता है। सीखना ज्ञान निर्माण की एक प्रक्रिया है। सीखने या ज्ञान के सृजन में विद्यार्थी स्वयं क्रियाशील रहता है, चिंतन मनन करता है, आनंद का अनुभव करता है। सूचनाओं को रटने की उबाऊ क्रिया से मुक्ति मिलती है। बच्चा किसी की मध्यस्थता या उसके बिना भी सीखता है और विद्यार्थी की रचनात्मकता एवं जिज्ञासा संपोषित होती है। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों को ऐसी गतिविधियों में व्यस्त रखना चाहिए जिसमें सीखने के चारों चरणों यथा अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग तथा निष्कर्ष शामिल है। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों को ऐसी गतिविधियों में व्यस्त रखना चाहिए जिसमें सीखने के चारों चरणों यथा अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग तथा निष्कर्ष शामिल हो। सीखने सिखाने की इस गतिविधि आधारित प्रक्रिया में बालक निष्क्रिय ग्रहणकर्ता नहीं होते, बल्कि एक सक्रिय सहभागी के रूप में अपनी भागीदारी निभाते हैं। ये करके सीखने लर्निंग बाय डूइंग पर बल देते हैं। ये अधिगम के निर्मितवादी संप्रदाय पर आधारित होते हैं। इसमें शिक्षण नियंत्रणकर्ता ना होकर सुविधा प्रदाता या मार्गदर्शक की भूमिका में होता है। गतिविधि आधारित शिक्षण में सभी विद्यार्थियों के लिए सीखने का मौका होता है। वे सभी क्रियाकलाप कर रहे होते हैं तथा उनमें एक होड़ भी होती है। वे जल्दी से कार्य करने की चुनौती भी सामने होती है। गतिविधि आधारित शिक्षण के लिए विद्यालयों में कक्षा 1 व 2 के लिए एबीएल कक्ष का विकास लहर कक्ष के अनुरूप किया जाता है। लहर लर्निंग अचीवमेंट एक्टिविटी इन राजस्थान। इसमें विद्यार्थी शिक्षण का केंद्र होता है तथा वे स्वयं करके सीखता है। शिक्षक व अन्य बच्चे उसके सहयोगी के रूप में होते हैं। इससे बच्चे की मानसिक और शारीरिक क्षमता का विकास होता है। इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के लिए लहर कक्ष की स्थापना की गई। एफएलएन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरिक, बुनियादी सफलभूत यानी मूलभूत साक्षरता एवं संख्यागान। एफएलएन एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका अर्थ होता है मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता को भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के निपुण भारत मिशन के अंतर्गत लागू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य वर्ष 3 से 9 तक आयु के सभी बच्चों का समग्र विकास करना है। बुनियादी साक्षरता एवं संख्यागान एफएलएन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कक्षा 1, 2 व 3, 5 के लिए एबीएल किट का उपयोग शिक्षक की सहायता प्रदान करता है। सीसीई कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रोमाइज इवोल्यूशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन की सततता का आशय लगातार शिक्षण के दौरान सतत अवलोकन, कक्षा शिक्षण समीक्षा में नियोजन
विभाजन आदि से सीधी सीधी जुड़ी हुई होती है। सतत मूल्यांकन की प्रकृति उपचारात्मक एवं निदानात्मक होती है। मूल्यांकन सुधार के लिए किया जाता है, ना कि बालक के स्तर को जानने के लिए। अर्थात उसमें ये नहीं जांचा जाता कि बालक ने कितना सीखा है, बल्कि ये देखा जाता है कि बालक को सीखने में कहाँ परेशानी आ रही है, फिर उसका समाधान किया जाता है। व्यापकता, मूल्यांकन की व्यापकता में मूल्यांकन के क्षेत्रों एवं तरीकों की व्यापकता शामिल है। बालक को उपलब्ध करवाई जाने वाले अवसरों, तरीकों व अनुभवों में देखी जा सकती है। इसमें शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों को भी मूल्यांकन का हिस्सा बनाया जाता है। आकलन व मूल्यांकन, आकलन छोटे छोटे उद्देश्यों के साथ किया जाता है। आकलन मूल्यांकन का आधार है। आकलन से कार्य की प्रक्रिया में निरंतर सुधार किया जाता है। ये मूल्यांकन प्रक्रिया का ही हिस्सा है। आकलन में संभावनाएं व्याप्त होती है। मूल्यांकन बड़े लक्ष्यों को इंगित करता था, निश्चितता का बोध कराता है। आकलन के कुछ चरणों को मिलाकर समग्रता से मूल्यांकन करना ही मूल्यांकन है। मूल्यांकन वे प्रक्रिया है जिससे ये पता लगता है कि अपेक्षित दक्षताएं किस स्तर तक विकसित हो पाई है। एक शैक्षिक सत्र के लिए योजना एवं आकलन की संरचना। पहला है आधार रेखा मूल्यांकन यानी पदस्थापन की प्रक्रिया। दूसरा एक अकादमिक यानी शैक्षिक सत्र के लिए योजना एवं आकलन की संरचना। सतत शिक्षक आकलन योजना कार्य। चौथा है रचनात्मक आकलन FA। पांचवा योगात्मक आकलन समेटिव असेसमेंट SA। SIQ शिक्षण योजना एवं पाठ्यक्रम विभाजन। सतत एवं व्यापक आकलन, जिसमें ग्रेड A, ग्रेड B और ग्रेड C होता है। CC में विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों की एक फाइल विद्यार्थीवार बनाई जाती है, जिसे पोर्टफोलियो कहते हैं। ये विद्यार्थी की सृजनात्मक मौलिकता एवं शैक्षिक प्रगति का आईना है। कक्षा 5 के लिए माध्यमिक प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन एवं कक्षा 6 हेतु प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा या कार्य RSCRT उदयपुर एवं पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर द्वारा किया जाता है। PM ई विद्या प्रारंभ 30 मई 2020 को। ई विद्या योजना पोर्टल का शुभारंभ। अब बच्चे स्कूलों में ही नहीं बल्कि घरों पर अपने टेलीविजन पर कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई कर सकेंगे। भारत सरकार ने ई विद्या योजना के तहत 1 क्लास 1 चैनल कार्यक्रम को विस्तार देकर 12 के स्थान पर 200 चैनलों पर क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई करवाई जाएगी। PM विद्या के अंतर्गत शैक्षिक कार्यक्रम संचालित करने के माध्यम स्वयं प्रभा टीवी 7 जुलाई 2014 को इसकी शुरुआत हुई। इसमें 12 DTH टीवी चैनल पर 24x7 कार्यक्रम प्रसारित होता है। ये GSET 15 उपग्रह का उपयोग करके संचालित होता है। स्वयं पोर्टल, कक्षा 9 से स्नातकोत्तर तक की कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। NIOC और NCERT इस पोर्टल पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं। मुक्त विद्यावाणी शैक्षिक उद्देश्यों के लिए ऑडियो स्ट्रीमिंग करने वाले एक अनूठा शैक्षिक रेडियो है। ओके बाय फ्रेंड्स, कल हम दीक्षा और दीक्षा राइज के बारे में जानेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।